देखिए, आज का जो टेक्स्ट है हमारा, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 पार्ट थर्ड है। तो देखिए, हमने रिवीजन टेस्ट ओनली जो है यूपी पीसीएसजे एचजीएस की जो है 75 टेस्ट सीरीज के लिए बनाई है। उसके अंतर्गत जो हमारा आज का जो टेस्ट है वो जो है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके अंतर्गत देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है देखिए आपका, वो है क्या न्यायाधीश द्वारा साक्षी की परीक्षा के दौरान प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब समझिएगा आप जो है, क्या न्यायाधीश द्वारा साक्षी के परीक्षा के दौरान प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ए नहीं, बी हाँ, सी न्यायाधीश को साक्ष्य अभिलिखित करते समय मूक दर्शक के रूप में बैठना चाहिए, डी उपरोक्त में से कोई। देखिए, इसका आंसर जो बनेगा वो देखिए, न्यायाधीश को द्वारा साक्षी की परीक्षा के दौरान प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछ सकते हैं। आंसर बना हमारा बी। ये हमारा बी आंसर बन जाता है। अब देखिए जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 165 क्या कहती है कि न्यायाधीश को असीमित अधिकार प्रदान किए गए हैं और वह परीक्षा के दौरान साक्षी से प्रश्न पूछ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। वह किसी भी पक्षकार से कोई भी प्रश्न सुसंगत या विसंगत पूछ सकता है। वह पक्षकारों या अन्य व्यक्तियों को कोई भी दस्तावेज पेश करने का आदेश दे सकता है। देखिए, इस प्रकार आंसर बनता हमारा बी आंसर बन गया। नेक्स्ट, न्यायालय द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न के संबंध में प्रतिपक्षी को, यानी कि न्यायालय द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न के संबंध में प्रतिपक्षी को ए हमेशा प्रति परीक्षा का अधिकार है, बी केवल न्यायालय की अनुमति से प्रति परीक्षा करने का अधिकार है, सी प्रति परीक्षा का कोई अधिकार नहीं है, डी कोई भी आक्षेप लगाने का अधिकार है। देखिए, आंसर बनेगा इसका बी, यानी कि केवल न्यायालय की अनुमति से प्रति परीक्षा कर सकने का अधिकार है। तो आंसर बन जाता है हमारा बी। अब देखिए, यही बात में जो है पिछले क्वेश्चन में बताई गई है आपको जो है, जो मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के अनुसार न्यायाधीश किसी भी प्रश्न को करने या दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दे सकते हैं और पक्षकार का यह है या उसके अभिकर्ता, यदि पक्षकार या उसके अभिकर्ता आक्षेप नहीं कर सकते हैं और न ही प्रत्युत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी साक्षी को न्यायालय की अनुमति के बिना प्रति परीक्षा का हकदार हो। तो आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, साक्ष्य अधिनियम की धारा 57(1) के अधीन न्यायालय को न्यायिक अपेक्षा करनी होगी। ए भारत में प्रवर्तित सभी विधियों की जिसमें विदेशी विधियां भी हैं, सी सभी भारतीय और एशियाई विधियों की, डी सभी भारतीय और 1950 तक ब्रिटिश विधियों। देखिए, आंसर बनेगा इसका ए, यानी भारत में प्रवर्तित या लागू सभी विधियों की। तो आंसर बन जाता है हमारा ए। अब देखिए, यहां पर देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा है 57(1) के अधीन न्यायालय को भारत में प्रवर्तित सभी विधियों की न्यायिक अपेक्षा करनी होगी और न्यायालय भारत में प्रवर्तित सभी विधियों की न्यायिक अपेक्षा करने के विधिक रूप से आवश्यक है। आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, एक सामान्य प्रथा के अनुसार विवाह संबंध हुआ है और यह सिद्ध करने के लिए क्या नियम है कि यह एक विधि मान्य वैवाहिक बंधन है। देखिए, आंसर बनेगा इसमें प्रथा को साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाएगा, बी न्यायालय प्रथा का न्यायिक संज्ञान लेते हुए, सी आंसर बनेगा इसका न्यायालय सामान्य जन पर प्रथा के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा, डी उपरोक्त सब।
देखिए आंसर बनेगा इसका न्यायालय प्रथा का न्यायिक संज्ञान लेते हुए, आंसर बना इसका बी। यानी कि देखिए हस्बैंड, देखिए आप जो है अगर हम बात करते हैं, मतलब यह जो पीछे पहले बताया आपको मैं, जो है धारा 57 सब कोलम 1 के अंतर्गत जो है यह बंद किया गया है कि न्यायालय भारत में प्रवर्त या लागू समस्त विधियों की न्यायिक अपेक्षा करेगा। वहीं पर देखिए धारा 57(1) में प्रयुक्त शब्द विधि के अंतर्गत रूढ़ी को भी शामिल किया गया है। इन धारा 57 के एक में जो है शब्द रूढ़ी को भी शामिल किया गया है। अतः न्यायालय सामान्य प्रथा का न्यायिक संज्ञान लेते हैं और इस प्रकार एक सामान्य प्रथा के अनुसार विवाह अनुस्थापित हुआ है, यह सिद्ध करने के लिए एक विधि मान्य वैवाहिक बंधन हुआ है। न्यायालय प्रथा की न्यायिक संज्ञान लेते हैं, आंसर बना बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस तथ्य की न्यायिक अपेक्षा नहीं की जा सकती? ए ब्रिटेन के कॉमन लॉ, बी भारत में सभी राज्यों के लॉ, सी समय का प्रभाव, डी भारत में स्थानीय सामान्य रूढ़ियां एवं प्रथा। देखिए इसमें जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा, देखिए ब्रिटेन के कॉमन लॉ। देखिए अब आंसर बना हमारा ए। अब देखिए यहाँ पर जो है बार बार मैं वही बता रहा हूं आपको, देखिए आप जो है धारा 57 तथा सब कोलम, धारा 57(a) सब कोलम 9 के अंतर्गत भारत के सभी राज्य, यानी भारत के सभी राज्यों के लॉ जो है तथा समय की प्रभाव की न्यायिक अपेक्षा नहीं की जा सकती। देखिए हमारा एक वाद है इसमें, देखिए आप जो है अलूरी ब्रह्मानंद बनाम अनसुई बापू जी ने सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि भारत की साधारण रूढ़ियां भी न्यायिक अपेक्षा की जा सकती है, यानी कि भारत की साधारण रूढ़ियों की भी न्यायिक अपेक्षा की जा सकती है, परंतु न्यायालय ब्रिटेन की कॉमन लॉ के न्यायिक अपेक्षा नहीं कर सकता। आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, किस तथ्य का न्यायालय न्यायिक संज्ञान नहीं ले सकता? यानी किस तथ्य का न्यायालय न्यायिक संज्ञान नहीं ले सकता है? देखिए आंसर बनेगा इसमें अखबार में प्रकाशित किसी भी खबर का, भारत सरकार द्वारा मान्य उपाधियों का, सी भारत सरकार के अधिपत्य के अधीन राज्य क्षेत्र का, डी सड़क भूमि और समुद्र के मार्ग का निर्णय। आंसर बनेगा देखिए इसका ए, अखबार में प्रकाशित किसी भी खबर का संज्ञान नहीं ले सकते। तो इस प्रकार देखिए आंसर बना हमारा ए। अब देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 के अनुसार न्यायालय भारत सरकार द्वारा मान्य उपाधियां और भारत सरकार के अधिपत्य के अधीन राज्य क्षेत्र या भूमि या समुद्र पर मार्ग का नियम इत्यादि का न्यायिक संज्ञान ले सकता है, जबकि अखबार में प्रकाशित किसी भी खबर का न्यायिक संज्ञान नहीं ले सकता है। तो आंसर बना हमारा ए आंसर। नेक्स्ट देखिए आप जो है निम्न में से कौन सा प्रावधान न्यायालय को किसी गवाह से असंगत होने के आधार पर पूछे गए प्रश्न की अनुमति न देने की अधिकारिता प्रदान करता है? देखिए इसमें आंसर बनेगा धारा 136, बी धारा 148, सी धारा 142 और डी धारा 133। आंसर बनेगा देखिए इसका धारा 148, आंसर बन गया इसका बी आंसर। यानी कि देखिए जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 148 यह बताती है या प्रावधानित करती है कि न्यायालय विनिश्चय करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। भारत की जो मतलब भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 148 न्यायालय को किसी गवाह से असंगत होने के आधार पर पूछे गए प्रश्न की अनुमति न देने की अधिकारिता प्रदान करता है।
देखिए आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, युक्ति युक्त आधारों के बिना अधिवक्ता द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर न्यायालय की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? यानी कि देखिए ये आंसर, न्यायालय उन्हें नहीं लिखेगा, बी शांति से सुनेगा, सी स्टेट बार काउंसिल की रिपोर्ट करेगा, या फिर प्रश्न ये पूछने देगा। देखिए आंसर बनेगा इसका सी आंसर, यानी कि स्टेट बार काउंसिल को रिपोर्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के अनुसार यानी 150 के अनुसार, यदि न्यायालय की यह राय हो कि कोई पर्सन किसी बैरिस्टर, प्लीडर या फिर वकील या अटॉर्नी द्वारा युक्ति युक्त आधारों के बिना पूछा गया था, तो न्यायालय मामले की परिस्थितियों को उच्च न्यायालय को या फिर अन्य प्राधिकारी स्टेट बार काउंसिल को, जिसके ऐसे बैरिस्टर, प्लीडर, वकील या अटॉर्नी अपनी वृत्ति के प्रयोग के अधीन है, रिपोर्ट करें। आंसर बना हमारा इसका सी आंसर बन जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, किसी मृतक विशेषज्ञ की पुस्तक में लिखी राय जो उसकी पुस्तक को साक्ष्य में प्रस्तुत कर न्यायालय की साबित की जाए, निम्न किस श्रेणी में रखी जाती? ए मौखिक साक्ष्य, बी दस्तावेज साक्ष्य, सी धारा 32 के साक्ष्य, डी साक्ष्य जो अनुश्रुत साक्ष्य। देखिए आंसर बनेगा इसका ए, यानी कि मौखिक साक्ष्य या ओरल साक्ष्य की बात है। आंसर बना इसका ए। अब देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 60 के अनुसार मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। वहीं पर देखिए धारा 60 के पैराग्राफ 4 के प्रंतु के अनुसार किसी मृतक विशेषज्ञ की पुस्तक में लिखी राय जो उसकी पुस्तक को साक्ष्य में प्रस्तुत कर न्यायालय में रखी गई है और वह मौखिक साक्ष्य की श्रेणी में आता है। कौन श्रेणी में? मौखिक साक्ष्य की श्रेणी में आता है। देखिए इसको जरा ध्यान चेक करें, ध्यान से देखिएगा कितने सही है वो देखिए आप। देखिए तैयारी करने को तो ये समझिए बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सफल कुछ चुनिंदे ही होने हैं। देखिए अगर एचजीएस की बात करते हैं जो है एचजीएस में 75-80 जैसी वैकेंसी होती है। अब इनमें नंबर लाने के लिए देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट कम से कम 30-35 हजार देते हैं और उनमें से 88 या 87 आने के लिए देखो हमें ध्यान से क्वेश्चन सही करने होंगे। ऐसे पीसीजे के अंतर्गत जो है हमें अपने आप को ध्यान रखना। देखिए सबसे पहले देखिए अगर हम सिस्टमेटिक ध्यान से पढ़ाई करते हैं तो ये समझ लीजिए हम जो है सफलता के नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है वो है मौखिक साक्ष्य होना चाहिए। देखिए इसका आंसर पहले दे चुका हूं आपको जो है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग सही। देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा ए, प्रत्यक्ष होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य विधि के अधीन अनुश्रुत साक्ष्य नियम का अपवाद नहीं है? यानी कि देखिए अनुश्रुत साक्ष्य, अनुश्रुत वाले इसका जो है अपवाद नहीं है। ए मृत्युकालिक कथन, बी रेस्ट जिस्टा, सी संशोधन, डी विशेषज्ञों की राय। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका डी आंसर, एक्सपर्ट ओपिनियन या विशेषज्ञों की राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्न में से किस धारा के अनुसार राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य नहीं दिया जाता? देखिए इसमें आंसर देखिए आपका धारा 126, धारा 121, धारा 123 और धारा 124। देखिए आंसर बनेगा इसका धारा 123, आंसर बन जाता है। अब देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा है मतलब जो है 123 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी क्रियाकलाप से संबंधित
अप्रकाशित मतलब जो है साक्ष्य अभिलेखों से व्युत्पन्न कोई भी साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, और सिवाय मृतक विभाग के प्रमुख ऑफिसर की अनुज्ञा के जो ऐसी अनुज्ञा देगा या फिर निर्धारित करेगा जैसा करना वह ठीक समझे। तो आंसर बना इसका नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत किसी लोक सेवक को शासकीय विश्वास में दी गई संसूचना को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? देखिए आंसर बनेगा इसका, देखिए सेक्शन 123, बी 124, सी 125 और डी 126। तो आंसर बना इसका बी 124। अब देखिए मतलब यह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 124 के अंतर्गत किसी लोक सेवक को शासकीय विश्वास में दी गई संसूचना को प्रकट करने से बाध्य नहीं किया जा सकता है या उपबद्ध किया गया है। कौन सी धारा में? 124 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में पब्लिक ऑफिसर को शासकीय संसूचना को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? देखिए क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं आपको जो है। इसमें देखिए आंसर बनेगा इसका, जबकि वह समझता है कि इससे लोकहित में हानि होगी। तो आंसर बन गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इनमें से कौन सा विवादित लेखन की तुलना स्वीकृत लेखन से कर सकते हैं? मतलब समझने की एक तरह से आप जो है इनमें मतलब इनमें से कौन से विवादित लेखन की तुलना यानी विवादित लेखन की तुलना स्वीकृत लेखन से कर सकते हैं? ए न्यायालय, बी लिखावट विशेषज्ञ, सी जो उस व्यक्ति विशेषज्ञ की लिखावट में परिचित हो, उपरोक्त में से कोई। आंसर बनेगा देखिए इसका डी आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के अनुसार विवादित लेखन की जो तुलना है स्वीकृत लेखन से कुछ आधारों पर की जा सकती है या कुछ तथ्यों द्वारा की जा सकती है, जैसे कि स्वयं न्यायालय के द्वारा, या नंबर 2 हस्तलेख से परिचित गवाहों द्वारा, 3 एक विशेषज्ञ द्वारा। देखिए आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, अंकीय हस्ताक्षर देखिए संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुसंगत है? देखिए ए न्यायालय उस व्यक्ति या प्राधिकारी को अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र पेश करने का निर्देश दे सकेगा। बी यह कि वह स्वयं न्यायालय में अपने हस्ताक्षर की पहचान करे। सी कोई अन्य व्यक्ति जिसके हस्ताक्षर की पहचान न्यायालय के समक्ष करे। ऐसे अंकीय चिन्ह न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्रवाई में ग्राह्य नहीं। देखिए आंसर बनेगा इसमें, आंसर बनेगा इसका देखिए ए आंसर, यानी कि न्यायालय उस व्यक्ति या प्राधिकारी को अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र पेश करने का निर्देश दे सकता है। आंसर बना देखिए इसका हमारा ए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, निम्नलिखित में से किस केस में साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 का संवैधानिकता को संविधान की धारा 30 सब कॉलम 3 के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी जा सकती है? ए स्टेट ऑफ बॉम्बे राज्य बनाम काठी कालू, बी रतन सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश, सी कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश, डी उपरोक्त में से कोई। देखिए आंसर बनेगा इसका ए आंसर, स्टेट ऑफ बॉम्बे राज्य का नाम काठीवाड़। आंसर बना हमारा ए। यानी इस वाद में देखिए हमारा जो है 73 की संवैधानिकता को संविधान की धारा 20(3) के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई थी। तो आंसर बना ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, निबंध का सिद्धांत से क्या था? यानी निबंध बताना, निबंध है क्या? ए
पूर्व कथन अनुरूप कथन नहीं करना। बी, पूर्व से किए गए कथन से विकृति के विपरीत कथन करने से रोकना, पूर्व न्यायालय या अस्पष्ट करना। देखिए, कोई एक काम एक बात करने के लिए, यानी किसी व्यक्ति को एक बात कोई कहना, मैंने कोई बात कहा, उसने उस दूसरे व्यक्ति ने उस पे वो कार्य करना शुरू कर दिया, तो अब उसे मुकरने नहीं दिया जाएगा। मतलब देखिए, मतलब आंसर बना इसका हमारा, देखिए ये बन जाएगा बी आंसर इसका लिखा। यानी मतलब विबंध का सिद्धांत तात्पर्य जो है, पूर्व में किए गए कथन या स्वीकृति के विपरीत कथन करने से रोकना है, उसे मुकरने नहीं दिया जाएगा। वहीं पर देखिए, विबंध विधि का वह सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति को उसके द्वारा या उसके आचरण से पैदा होने वाले व्यपदेशन से आबाद करना है, या फिर दूसरे शब्दों में विबंध द्वारा किसी भी व्यक्ति को उस स्थिति से मुकरने से रोका जाता है जो स्थिति उसने अपने शब्दों या आचरण से उत्पन्न की। तो देखिए, ये होगा विबंध, आंसर बना हमारा बी आंसर। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 निम्नलिखित में से किस वाद में प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित? अब ए, बनवारी लाल बनाम सुदर्शन, बी, पिकार्ड बनाम सीयर्स, इसका बनेगा आंसर बी, पिकार्ड बनाम सीयर्स। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, कोई 30 वर्ष पुराना दस्तावेज जो उचित अभिरक्षा में प्रस्तुत हुआ है का सम्यक निष्पादन। देखिए आप जो है, तो इसमें देखिए, ए, तथ्य की अवधारणा करे है, खंडन योग्य वैधानिक अवधारणा है, खंडनीय वैधानिक अवधारणा है, डी, तथ्यात्मक या वैधानिक दोनों तरह की अवधारणा है। आंसर बना हमारा ए, यानी कि तथ्यात्मक अवधारणा है। आंसर बन जाता है ए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, एक दस्तावेज के द्वारा लिखित होना कहा जाता है, वह दस्तावेज उचित अभिरक्षा में से पेश किया गया है। अगर दस्तावेज का वर्ष पुराने होने का तात्पर्यता या साबित किया गया है, तो न्यायालय उस उद्धारित कर सकेगा वह कह के हस्ताक्षर में है। देखिए, इसका आंसर मैं पहले दे चुका हूं, वो 30 वर्ष आंसर बन गया हमारा ए। देखिए, इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसलिए क्वेश्चन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, पर आरोप है कि उसने रेल यात्रा बिना टिकट किया है और यह साबित करने का भार उसके पास टिकट था, किस पर हो? देखिए, आंसर देखिए, ए में देखिए अभियोजन पर, बी में रेलवे प्रशासन पर, सी टिकट प्रेक्षक पर, डी स्वयं ए पर। यानी इसका आंसर बना डी, स्वयं ए पर। आंसर मिल जाता इसका। देखिए, इसका हो गया डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, तो दोस्त ए और बी एक कमरे में जिसका दरवाजा अंदर से बंद था में सो रहे थे, सुबह ए की हत्या हुई होना पाया गया है। साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान के अंतर्गत अभियोजन हत्या किस तरीके से हुई है साबित करने का भार बी पर अभिरोपित, मतलब विरोपित करने का कहा जा सकता है? इसका देखिए आंसर बनेगा, देखिए हमारा, यानी कि जो है साक्ष्य अधिनियम धारा 114, 103, 106, 101। आंसर बना इसका सी, धारा 106 के अंतर्गत। देखिए, इसका बन गया सी आंसर। अब देखिए, इसका आंसर तीन देखिए, अगर बात करते हैं धारा 106 के अनुसार, जब कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार भी उसी पर है। वहीं पर देखिए, धारा 106 का संवैधानिक सैद्धांतिक आधार यह है कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता सर्वश्रेष्ठ साक्षी होगा। यह धारा लेटिन की जो सूक्ति है, रेस इप्सा लिक्विटो, यानी कि घटना स्वयं बोलती है, में प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मूर्तिकार कै सभी प्रकार की प्रतिमाएं ख को बेचने का करार करता है और कै के पास प्रतिमान और औजार भी है। क्या यह दर्शित करने के लिए कि वास्तव में वह क्या बेचना चाहता है,
साक्ष्य दे सकेगा? ए यस, हाँ दे सकता है, आंसर बनेगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, दस्तावेज के पक्षकारों के मध्य उसके निबंधों में हेराफेरी करने वाले समकालीन करार को दर्शित करने वाले तथ्यों को साक्ष्य दिया जा सकता है। देखिए इसमें ए, देखिए इसका जो है केवल वादी द्वारा, बी केवल प्रतिवादी द्वारा, सी दोनों ही पक्षों द्वारा, डी अन्य व्यक्ति द्वारा यदि इसका द्वारा उनका हित प्रभावित होता है। आंसर बना इसका डी आंसर, यानी आंसर बन जाता है डी। अब देखिए इसको जो है, इसका आंसर जो है हम धारा भारतीय शासन के 99 को देख सकते हैं, 99। ठीक है, इसमें इतना ही कुछ है, बाकी आगे नेक्स्ट टेस्ट में फिर मिलेंगे।